नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज की इस क्लास में बात है पुनः ज्योग्राफी यानी 10+2 के भूगोल की। 10+2 के भूगोल का पहला किताब मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं। पहले किताब का पहला एक्सरसाइज समाप्त हो चुका है। दूसरे एक्सरसाइज का दूसरा यूनिट, दूसरी इकाई आज मैं शुरू करने जा रहा हूं, जिसका नाम है विश्व की जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। वर्ल्ड पॉपुलेशन को पढ़ाना है। इसके अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, डेंसिटी देखेंगे और ग्रोथ देखेंगे। आज के वीडियो में कुछ इस अध्याय का महत्वपूर्ण टॉपिक मैं लेके आया हूं। सबसे पहले जनसंख्या को समझ लीजिए। जनसंख्या, जन और संख्या दो शब्दों से मिलकर बना है। जन का अर्थ होता है लोग और संख्या का मतलब होता है गिनती, यानी लोगों की गिनती या लोगों की संख्या ही जनसंख्या है। क्लियर। अब आज के समय, चूंकि आपको विश्व के परिदृश्य में पढ़ना है जनसंख्या के बारे में, तो विश्व स्तर पर जो जनसंख्या का तरीका है, वो कहीं पर जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलती है, कहीं पर कम देखने को मिलती है। उसके पीछे बहुत सारी अनुकूल दशाएं काम करती है। एक विद्वान हुए अमेरिका के जॉर्ज बैकॉक क्रेसी, ये अमेरिका के बड़े भूगोलवेत्ता हैं और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो काफी तहलका मचाया विश्व में। इन्होंने कहा कि विश्व की 90% जो आबादी है विश्व के क्षेत्रफल के 10% भाग पर निवास करती है। अब जरा सोचिए क्या बात कह दी इन्होंने कि 90% जनसंख्या जो विश्व का है वो मात्र विश्व के क्षेत्रफल का 10% एरिया पर निवास कर रहा है। इसके पीछे बहुत सारी अनुकूल दशाएं होंगी, तभी तो 10% इलाके में 90% जनसंख्या घुसी हुई है। कुछ ना कुछ तो अनुकूल दशाएं होंगी, इस पर बात अभी होगी। आज के समय में वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है, विश्व की जो जनसंख्या है, वो 7.7 अरब तक पहुंच गई है, इसको पार कर रही है। सबसे पहले या पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत मनाया गया और 1989 के बाद से प्रत्येक साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाने के पीछे मेन उद्देश्य इस यूएनडीपी का है, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का है, कि जनसंख्या को कैसे कंट्रोल किया जाए। विश्व की जो जनसंख्या ये विस्फोटक होते जा रही है, इसको कैसे काबू में लाया जाए, लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, विश्व स्तर पर किस तरह से लोगों में ये बात लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि जनसंख्या बहुत विस्फोटक हो रहा है, जो प्राकृतिक के लिए काफी कठिनाइयां भविष्य में लाएगा। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाने का यही उद्देश्य है। अब बात है कि 11 जुलाई 1987 को भारत की विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई और यही कारण है कि प्रत्येक 11 जुलाई को ही वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जा रहा है। अब बात आती है कि जब 7.7 अरब पॉपुलेशन विश्व का हो गया, तो जरा हम देख लें कि विश्व के रैंकिंग के हिसाब से विश्व का नंबर 1 कौन सा पॉपुलेशन वाला देश है, 2 कौन है, 3 कौन है। तो इस तरह से आप 3-4 कॉलम्स हमने बनाए हैं, आप तुलनात्मक अध्ययन अपने दिमाग लगा के भी करेंगे। पहले स्थान पर रैंक है, कंट्री है, पॉपुलेशन है, यहां परसेंटेज है, यानी कि ये दर्शाएगा कि विश्व में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जनसंख्या कौन कौन सा देश का है, यानी कि नंबर 1 स्थान पे कौन सा है, ये देश है और ये उस देश का जनसंख्या हमने लिखा है। और ये जो है कॉलम, ये मैंने लिखा है कि विश्व में इसका जनसंख्या के मामले में कितना प्रतिशत यह स्थान रखता है, और ये कॉलम उसका उस देश का लैंड मास बता रहा है, लैंड मास का प्रतिशत बता रहा है, यानी कि क्षेत्रफल का परसेंटेज बता रहा है। सबसे पहले स्थान पर चाइना है। विश्व का नंबर 1 जनसंख्या वाला देश चाइना है। इसकी जनसंख्या 1,41,36,50,000 के करीब है और विश्व के जनसंख्या में 18.37% इसका स्थान है। अगर इसका जमीन देख लें, हम क्षेत्रफल जमीन का देख लें, तो 6.3% विश्व के क्षेत्रफल में ये स्थान रखता है। खैर, अच्छा है, इन दोनों का अगर तुलना करें तो लगता है कि 6.3% क्षेत्रफल विश्व का ही रख रहा है और उसमें अगर 18.37% जनसंख्या रखे हुए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, जनसंख्या सबसे ज्यादा है, ये चिंता की बात है। अब जरा आते हैं दूसरे नंबर पे भारत की ओर। भारत
इसका जनसंख्या विश्व में दूसरे स्थान पर है, रैंक के हिसाब से सेकंड। और इसकी जनसंख्या जो है 2021 जुलाई का मैं आंकड़ा बता रहा हूं, 1,35,14,30,000 इसकी जनसंख्या हो गई है, जो विश्व की जनसंख्या का 17.56% है। और अगर विश्व में इसका क्षेत्रफल देखा जाए, विश्व में अगर जमीन का क्षेत्रफल देखा जाए तो 2.4% है। अब जरा सोचिए आप कि विश्व के जमीन का 2.4% हिस्सा लेकर भारत विश्व के 17.56% जनसंख्या रखे हुए है। मतलब बहुत कम इलाका और ठूस ठूस के लोग भरे हुए हैं या भरते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। तीसरे स्थान पर यूएसए है। यूएसए का जनसंख्या जो है वो 34,13,60,000 के करीब है, बैलेंस में है। 4.4% ये विश्व के जनसंख्या में अपना स्थान रखता है। और लैंड मास इसका जो है वो 6.11% है, यानी भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से इसका जो प्रतिशत है वो 6.11% है। चौथे नंबर पे इंडोनेशिया है, ये इसका आंकड़ा है। पांचवें नंबर पे पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। तो मिला जुला के देखा जाए तो चाइना और भारत एक तरह से जनसंख्या के मामले में कंपटीशन कर रहे हैं, और कंपटीशन में आगे है चाइना। लेकिन चाइना ने अपनी बहुत सारी पॉलिसियां जनसंख्या कंट्रोल पर लगा दी हैं और लगातार वो अपनी जनसंख्या को कम करने में लगा हुआ है। इधर बीच कुछ ऐसी बातें सामने आई कि जनसंख्या की पॉलिसी उसने जो लगाई थी, हम दो हमारे दो का, यानी कि 2 ही बच्चे पैदा करना है, तीसरा बच्चा अगर पैदा होगा आपका तो उसको कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। उस पॉलिसी के कारण चाइना में बूढ़ों की संख्या बढ़ गई। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है चाइना में। भारत को भी चाहिए, भारत ने अभी कोई पॉलिसी नहीं बनाई है जनसंख्या को कंट्रोल करने के मामले में। भारत को भी चाहिए कि कुछ पॉलिसीज लाए जिससे जनसंख्या कुछ कंट्रोल हो, कुछ कड़े रुख अपनाए, कुछ कानूनी जो हथकंडा है वो अपनाए। अभी तक भारत के पास कोई जनसंख्या की पॉलिसी नहीं है। भारत सिर्फ लोगों से आग्रह करता है कि हम दो हमारे दो की पॉलिसी आप अपनाएं, छोटा परिवार सुखी परिवार, यही प्रचार हर जगह करते रहता है। कोई बंदिश नहीं है, कोई लीगली आप पर फोर्स नहीं है कि आप जनसंख्या कम करें ही करें। इधर कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में एक व्यक्ति ने याचिका दायर की कि भारत को जनसंख्या पॉलिसी लानी चाहिए। कोर्ट ने भी ये कहा कि हाँ, भारत के लिए जनसंख्या पॉलिसी जरूरी है। क्या होता है नहीं होता है भविष्य के गर्त में है। खैर, इन आंकड़ों को आप अपने इंट्रोडक्शन में अगर लिखें तो ज्यादा बेहतर है। जैसे भी आप लिखें, परिचय में थोड़ा सा और भी आप डालेंगे चीज को। अगर मैप आप न भी बनाएं फिर भी आप व्याख्या करें कि विश्व में अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से देखा जाए तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच विश्व का लगभग 80% जनसंख्या निवास करता है। वहीं 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिण यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में मात्र 10% जनसंख्या निवास कर रही है। अब अगर 60 से 90 के बीच बात करें तो 10% यहां भी निवास कर रही होगी। तो इस तरह से विश्व का जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है 20 से 60%, 20 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशीय विस्तार वाले इलाके में। अब क्यों है, क्या है, ऐसा क्यों होता है कि यहीं पर जनसंख्या का ज्यादा घनत्व देखने को मिल रहा है, जनसंख्या ज्यादा देखने को मिल रही है? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। खैर, परिचय के बाद अब हम चलते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों पर। आपके क्लास में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहां से बनेगा, पूछेगा आपके परीक्षा में कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उसकी व्याख्या करें। तो ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय है, इसकी व्याख्या आपको करनी होगी। हालांकि इस टॉपिक को आप 10th या 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। जनसंख्या वितरण का मतलब कहीं जनसंख्या ज्यादा कहीं कम क्यों है। मेन इसका मतलब यही है कि जनसंख्या कहीं पर ज्यादा कहीं पर क्यों होती है, क्यों कहीं पर जनसंख्या का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, कहीं पर जनसंख्या बहुत ही अल्प या विरल होती है। तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो देख रहे हैं हम लोग फैक्टर्स
इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पॉपुलेशन। इसके अंतर्गत 3 आपकी किताब में, एनसीईआरटी की किताब में सीधे सीधे वो जलवायु, मिट्टी, ये सब लिख लिख के थोड़ी थोड़ी व्याख्या किया है, लेकिन हमने इसको 3 अलग कैटेगरी में बांट के उसके अंतर्गत बहुत सारी चीजों को हमने रखा है। सबसे पहले हमने भौगोलिक कारक यानी कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, फिर आर्थिक कारक, फिर सामाजिक सांस्कृतिक यानी कि इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, इन सबों को बांट बांट के हमने इनके अंतर्गत चीजों को रखा है। सबसे पहले देखते हैं भौगोलिक कारक यानी कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। भौगोलिक कारक का मतलब कि प्राकृतिक के द्वारा कुछ अच्छी चीजें और कुछ बुरी चीजें, कुछ बेहतर व्यवस्था, कुछ अनुकूल व्यवस्था नहीं दी गई है। इसके कारण कुछ कुछ दुश्वारियां उत्पन्न प्राकृतिक के द्वारा की जाती हैं, जिसके कारण वहां पर लोग, कहीं पर ज्यादा लोग रहते हैं, कहीं पर कम लोग रहते हैं। तो भौगोलिक कारक में मुख्यतः प्राकृतिक से जुड़ी हुई चीजें जो प्राकृतिक ने दी हैं वो कैसे प्रभावित करती हैं मानव के बसाव को। तो भौगोलिक कारक में सबसे पहला है जल की उपलब्धता। पानी कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं पानी की किल्लत, कहीं भरपूर पानी, कहीं पानी की बहुत अल्पता है, कहीं पानी से बाढ़ ही बाढ़ है। तो जहां भी चीजें बिल्कुल चरम पे हैं, यानी कि पानी ही पानी यानी बाढ़ ही बाढ़ अगर है, वहां भी आपको विरल जनसंख्या देखने को मिलेगा, कम जनसंख्या देखने को मिलेगा। और जहां पर पानी बिल्कुल नहीं है, जैसे सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल या थार मरुस्थल, वहां आपको जनसंख्या बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो यानी पानी बहुत भी जो होगा वहां भी हर साल बाढ़ जहां आता होगा वहां भी जनसंख्या कम होगा। जहां हर साल बाढ़ ना आके बिल्कुल हर साल सूखा पड़ता होगा वहां भी जनसंख्या कम देखने को मिलेगा। तो जल जो है सबसे प्रमुख कारक है जनसंख्या को वितरित करने का, जनसंख्या को प्रभावित करने का, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। मानव से लेकर प्रत्येक जीव जंतु के लिए जल की उपलब्धता जरूरी है, जल होना चाहिए। तो जल जहां भी बैलेंस मात्रा में है, जहां भी अंडरग्राउंड वाटर ठीक ठाक है, वहां पर जनसंख्या आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। अब भारत का जो गंगा का इलाका वाला इलाका है, गंगा का जो इलाका है, जमुना का जो इलाका है, उसमें आपको जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर, भूगर्भिक जो जल है उसकी उपलब्धता पर्याप्त रहती है, बनी रहती है। तो इसके कारण इस इलाके में जनसंख्या का दबाव ज्यादा देखने को मिलेगा। आप अपने बिहार में ही देख लीजिए, बिहार का जो इलाका बाढ़ वाला है वहां भी जनसंख्या घनत्व तो कम है या जनसंख्या कम है, और जो इलाका सूखा का है, जैसे कैमूर इलाका सूखा वाला इलाका है, इस इलाके में भी आपको जनसंख्या घनत्व तो कम मिलेगा। पूरे बिहार को देखा जाए 38 जिलों में से कैमूर जो जिला है वहां का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। तो इसके पीछे कारण जल की उपलब्धता मुख्य है। वैसे ही विश्व के जिस भी इलाके में जल की उपलब्धता अच्छी खासी है वहां जनसंख्या ज्यादा अच्छा है, और जहां जल की उपलब्धता कम है वहां जनसंख्या कम देखने को मिलता है। तो ये जल की उपलब्धता का डिफिनेशन था। आप मुख्यतः और भी कुछ चीजें आप जोड़ सकते हैं, लेकिन चूंकि सबकी व्याख्या करनी है 3-4 पन्ना में आपका आंसर जाएगा। अब आते हैं भौगोलिक कारक में दूसरा जो कारक है वो है भू आकृतिक, लैंड स्ट्रक्चर। भू आकृति का मतलब भूमि की आकृति, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं पर खाई है, कहीं पर गर्त है, और क्या क्या चीजें हैं लैंड पर आप देख रहे हैं। तो जहां पर भू आकृति बहुत अच्छी है, अच्छी का मतलब समतल है, वहां आपको जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलेगा। और जहां पर भू आकृति अंडुलेटेड है, ऊबड़ खाबड़ है, वहां आपको जनसंख्या का घनत्व कम देखने को मिलेगा। अब जैसे हिमालय का रीजन जो है, या आप दक्षिणी अमेरिका में चले जाइए तो पर्वतों का जो इलाका है पश्चिम साइड की ओर, या उत्तरी अमेरिका का जो रॉकी पर्वत है, या दक्षिणी अमेरिका का जो एंडीज पर्वत है, इन पर्वत के इलाकों में आप देखेंगे जनसंख्या का घनत्व या जनसंख्या बहुत ही कम निवास कर रही है। क्योंकि पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके में सड़कें बनाना,
यातायात यानी कि परिवहन की सुविधाएं व्यवस्था देना, संचार की व्यवस्था देना, ये सारी सुविधाएं देने में बहुत ही कठिनाई है। तो जहां पर अप्रोच ही नहीं हो पाएगा, पहुंच ही नहीं हो पाएगा, यातायात के साधन ही सुगम तरीके से नहीं जा पाएंगे, वहां लोग बसना नहीं चाहते हैं। तो भू आकृति में पहाड़ी इलाकों में सबसे कम जनसंख्या का बसाव होगा, उससे कम जनसंख्या का बसाव पठारी इलाके में होगा, और सबसे ज्यादा भू आकृति जो प्लेन का इलाका है, जो समतल भूमि है, वहां पर आपको जनसंख्या का दबाव ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि समतल इलाके में परिवहन की व्यवस्था, संचार की व्यवस्था और हर तरह की खेती-बाड़ी वगैरह या इकोनॉमिक का कोई भी सिस्टम वहां डेवलप करने में आसानी है। इस कारण जहां पर भू आकृति अच्छी है, समतल है, वहां जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलता है, और जहां की भू आकृति गड़बड़ है, वहां जनसंख्या कम देखने को मिलता है। अब आते हैं हम तीसरे कारक की ओर, जो भौगोलिक कारक में ही सम्मिलित है, वो है क्लाइमेट। ये बड़ा महत्वपूर्ण कारक है, बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है जनसंख्या के बसाव का। अगर जलवायु हमारे अनुकूल, मानव के अनुकूल है, तो वहां जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलेगी। जहां प्रतिकूल जलवायु है, वहां जनसंख्या कम देखने को मिलेगी। जैसे अनुकूल जनसंख्या, एशिया के दक्षिण पश्चिम वाला इलाका, जिसमें आपका चाइना, भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, जापान, ये सारे क्षेत्र में एशिया का पश्चिम और दक्षिण पूरब का इलाका, एशिया का पूरब और दक्षिण पूरब का जो इलाका है, इन इलाकों में आपको जनसंख्या का घनत्व ज्यादा देखने को मिलेगा, जनसंख्या बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ अनुकूल जलवायु है, मानसूनी जलवायु है, और अनुकूल परिस्थितियां हैं, जलवायु से संबंधित सारी अनुकूल परिस्थितियां हैं, इस कारण यहां पर जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलेगा। वही आप साइबेरिया के इलाके में चले जाए, रूस के इलाके में चले जाए, उत्तरी ध्रुव के इलाके में या दक्षिणी ध्रुव के इलाके में चले जाएं, वही कनाडा के क्षेत्र में चले जाएं, या आप अलास्का के क्षेत्र में चले जाएं, वहां पर ज्यादा सालों भर ठंडी पड़ता है, इस कारण जनसंख्या वहां पर कम है, क्योंकि मानव के रहने की प्रतिकूल दशा है वहां। तो जहां प्रतिकूल दशा है, वहां जनसंख्या आपको कम देखने को मिलेगा ही। वहीं पर अब आप देख लीजिए, पूरा अफ्रीका महादेश में जो सहारा का इलाका है, जो लगभग 11 देशों में फैला हुआ है, कालाहारी का जो इलाका है, आटाकामा का जो इलाका है दक्षिणी अमेरिका महादेश में, या थार का जो इलाका है आपके देश में, इन इलाकों में जनसंख्या का दबाव कम देखने को मिलता है, जनसंख्या कम बसाव होगा वहां पे। क्यों? क्योंकि जलवायु अनुकूल नहीं है, बहुत ज्यादा गर्मी है। तो बहुत ज्यादा जहां गर्मी होगी विश्व में, बहुत ज्यादा जहां ठंडा होगा विश्व में, उस इलाकों में आपको जनसंख्या कम देखने को मिलेगी, जबकि इन दोनों के बीच का जो इलाका है, उसमें आपको जनसंख्या देखने को ज्यादा मिलेगी। यही कारण है कि 20 से 60 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश का इलाका है, वो उस इलाके में जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि अनुकूल दशाएं हैं, अनुकूल क्लाइमेट है, अनुकूल जलवायु है। वही दक्षिणी जो गोलार्ध है, उसमें अगर 20 से 60 डिग्री का जो इलाका आप देखेंगे, उसमें काफी इलाकों में समुद्र ही समुद्र है। जिन इलाकों में स्थल है, वहां पर जनसंख्या थोड़ा बहुत है, लेकिन चूंकि ज्यादातर इलाकों में पानी ही पानी है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध को हम जल गोलार्ध भी कहते हैं, और उत्तरी गोलार्ध में स्थल ज्यादा है, इसलिए स्थल गोलार्ध भी कहते हैं। खैर, तो जलवायु इस तरह से जनसंख्या को प्रभावित करती है। ये जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने का प्रमुख फैक्टर है, प्रमुख कारक है। अब आते हैं 4 नंबर की ओर, मिट्टी, सॉइल। ये भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जहां विश्व में जहां की मिट्टी उपजाऊ है, जहां की मिट्टी फर्टिलाइज है, यानी कि जहां की मिट्टी में उपज अच्छा है, वहां ज्यादा जनसंख्या दबाव देखने को मिलेगा। जो भी नदियां हैं, आप विश्व की किसी भी नदी को ले लीजिए जो मिट्टी लाती है बहा के, जैसे आप भारत में गंगा और यमुना को देख लें, आप पाकिस्तान में सिंध यानी कि सिंधु नदी वाले इलाके को देख लें, हुआंगहो नदी को देख लें, या मिसिसिपी नदी को देख लें। कोई भी नदी जो है, जो मिट्टी बहा के ला रही है, उस इलाकों में ज्यादा जनसंख्या का दबाव देखने को मिलेगा। आप विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी को देख लें, जो इलाका है उसमें जनसंख्या का बसाव ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नदियां मिट्टी लाती हैं बहा के, जलोढ़ मिट्टी एक बहुत ही फर्टिलाइज मिट्टी है, उस मिट्टी को बहा के लाती है, हर साल लाती है, ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है, खेती अच्छी हो सकती है, इस कारण वहां जनसंख्या ज्यादा बसाव करता है।
जनसंख्या ज्यादा वहां है। सबसे पहले सभ्यता का विकास भी नदी घाटियों में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मिट्टी उपजाऊ थी, इस कारण नदी घाटियों में लोगों ने पहले पहले आके बसा। तो मिट्टी इस तरह से वो भौगोलिक कारक है जो जनसंख्या को प्रभावित करता है। अब इन भौगोलिक कारकों को देखने के बाद अब हम लोग देखते हैं आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर्स को। कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये सब प्रतिकूल होगा, यानी कि भौगोलिक कारक सब प्रतिकूल है, रहने लायक नहीं स्थिति है, जलवायु खराब है, सब चीजें प्रतिकूल है, फिर भी अगर माल है, व्यवस्थाएं माल पानी बनाने की है, रुपया पैसा कमाने की व्यवस्था है, तो वहां पर जनसंख्या आके बस जाएगी। अब जरा इकोनॉमिक फैक्टर में 3 फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है वो है खनिज पदार्थों की उपलब्धता। विश्व में जहां भी खनिज हैं, जहां भी कोयला है, लोहा है, सोना है, चांदी है, अबरक है, पीतल है, जहां भी विश्व में ये खनिज हैं, वहां पर लोगों ने आके बसाव किया है। वो चाहे शुरू मजदूर के रूप में ही आए हों, बाद में अपना घर द्वार सब डेवलप किए और बहुत बड़े बड़े शहर इन खनिज संसाधनों के इर्द गिर्द आके बस गए। आपके देश में अगर आप बगल के बिहार के नीचे का इलाका जो झारखंड का है, उस इलाके में टाटा, जमशेदपुर, इन शहरों को देखिए, या बहुत ऐसे शहर हैं जो खनिज आसपास होने के बल पर, दम पर वहां फैक्ट्रियां लगाई गई। फैक्ट्रियां लगने के बाद वहां लोग आके बसे, खाद्यान्नों में काम करने वाले लोग बसे। तो इस तरह से पूरे इलाके में जनसंख्या का दबाव धीरे धीरे बढ़ते चला गया। तो अफ्रीका के जो भी इलाका जहां भी आपको खनिज मिल रहा हो, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का वो इलाका जहां खनिज मिल रहा हो, इवन अरेबियन कंट्री का जो इलाका जहां तेल मिल रहा हो, उन इलाकों में जनसंख्या का दबाव देखने को मिलता है, जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी। तो खनिज की उपलब्धता, खनिज पदार्थों की उपलब्धता जनसंख्या को प्रभावित करता है। जहां भी खनिज मिलेगा वहां जनसंख्या देखने को मिलेगी। आर्थिक कारक में अगला है नगरीकरण। नगरीकरण यानी कि नगर, जिस इलाके में, विश्व के जिस भी इलाके में नगर बने हैं, उन इलाकों में जनसंख्या का बसाव ज्यादा होते लगातार चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि नगरों में आधारभूत जो सुविधाएं हैं या आधुनिक जो सुख सुविधाएं हैं वो सब उपलब्ध हैं। जैसे कि कम्युनिकेशन का साधन बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बहुत अच्छी है, उसके बाद व्यापार की अनुकूल दशाएं हैं, फैक्ट्रियों के लिए अनुकूल दशाएं हैं, बाजार एक बहुत बड़ा है नगर। तो इन सब चीजों के कारण नगरीकरण का जहां भी विकास हुआ, जहां भी ये सारी सुविधाएं नगर में दी गई पब्लिक को, वहां पर धीरे धीरे लगातार जनसंख्या बढ़ती चली गई। आप ही अपने इर्द गिर्द देखिए कि आपके इर्द गिर्द छोटा सा कस्बा या नगर या महानगर लगातार विस्तार क्यों होते जा रहा है इसका? पटना का विस्तार लगातार होते जा रहा है, लखनऊ का विस्तार जो लगातार होते जा रहा है, इवन छोटे छोटे जो जिले हैं उन जिलों का जो मुख्यालय है उसका भी विस्तार लगातार होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप संचार के सभी साधन वहां उपलब्ध हैं, यातायात के सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जो भी चीज विश्व स्तर का हमको मंगाना हो अगर वहां आ जाता है, ये बिजली की व्यवस्था है, तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। इसके कारण लोग वहां रहना पसंद कर रहे हैं, एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक क्वालिटी लाइफ जीने के लिए। तो इस तरह से नगरीकरण जहां भी हुआ, सरकार ने नगरीकरण पर जहां जोर दिया, वहां पर लगातार जनसंख्या का दबाव बढ़ते चला गया। और है अगला आर्थिक कारक में औद्योगिकरण। इंडस्ट्रीज जहां भी लगे, अब देखिए सब एक दूसरे से संबंधित है। खनिज जहां मिलेंगे वहां इंडस्ट्री लगेगा और उद्योग धंधे लगेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी, और जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेगी तो इसमें काम करने वाले लोग आके जहां भी बसेंगे वहां पर नगरीकरण का विकास होगा। तो औद्योगिकरण जो है, उद्योग धंधे जहां भी विश्व में लगाए जाएंगे वहां पर जनसंख्या बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उद्योग धंधों में काम करने वाले लोग आएंगे, उनके परिवार रहने की व्यवस्था, उनके बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल की व्यवस्था, उनको संचार की व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था, इन सब की व्यवस्था करनी होगी सरकार को। और ये सब व्यवस्था
जो है लोगों के बसाव को आकर्षित करेगा, लोगों को आकर्षित करेगा वहां बसने के लिए। तो औद्योगिकरण भी एक बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक कारक है जिसके कारण जनसंख्या का बसाव या जनसंख्या का घनत्व या जनसंख्या ज्यादा देखने को कहीं मिल रही है। तो इन भौगोलिक और आर्थिक कारकों के बाद एक और कारक है जो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ये सोशल एंड कल्चर फैक्टर, ये हर वो व्यक्ति जो किसी न किसी धर्म से बिलोंग करता है, जो किसी न किसी धर्म पे आस्था रखता है और किसी न किसी खास जाति का है, खास संप्रदाय का है, खास समुदाय का है, वो अपने ही संप्रदाय, समुदाय और अपने ही जाति वगैरह या धर्म वगैरह के लोगों के बीच रहना चाहता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक जो कारक है वो भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसके कारण जनसंख्या का बसाव होता है। और भी कुछ चीजें हैं सामाजिक सांस्कृतिक में कि अगर समाज और संस्कृति कहीं की बहुत अच्छी है, लोगों से लगाव रखने वाली है, लोगों से भाईचारा बढ़ाने वाली है, वैमनस्य की जिस सभ्यता संस्कृति और जिस सामाजिक परिवेश में बात नहीं है वैमनस्य वाली, उस इलाके में उस जगह पे लोग बसना चाहते हैं। तो इस तरह से पूरे विश्व में जहां भी सामाजिक संस्कृति कुछ अलग है, अच्छी है, आकर्षित करने वाली चीजें उस सभ्यता संस्कृति में है, वहां पर लोगों का बसाव अच्छा खासा देखने को मिलता है। वो आप सिंधु घाटी के इर्द गिर्द का इलाका ले लें, वांगो घाटी के इर्द गिर्द का इलाका ले लें, या मेसोपोटामिया ले लें, या अन्य भी जो सभ्यता संस्कृतियां रही हैं, उन सब में अच्छी जो बात है उसके कारण लोगों का बसाव वो लोगों को आकर्षित करते रही है और लोगों का बसाव लगातार होते रहा है, जिसके कारण जनसंख्या के वितरण को ये भी एक फैक्टर है जो प्रभावित कर रहा है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले इन फैक्टरों को आप कलमबद्ध करेंगे, आपको नोट्स तैयार करना है, आपको चूंकि क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आप अपने तरीके से भी कुछ चीजें सोचकर आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से आप सबसे पहले जनसंख्या क्या होता है और जनसंख्या वितरण क्या होता है इसको बताने के बाद आप जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों को इस तरह से लिख लेंगे और उसके बाद प्रत्येक की एक एक करके आप व्याख्या करते चले जाएंगे, ठीक है? तब जाके आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा जनसंख्या घनत्व की ओर। पॉपुलेशन डेंसिटी किसी देश या क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यह उस इलाके में जनसंख्या के दबाव को बताता है। यानी अगर ऐसे समझिए आप 1 किलोमीटर अगर लंबा इलाका है और 1 किलोमीटर चौड़ा इलाका है, 1 किलोमीटर लंबा इलाका है और 1 किलोमीटर चौड़ा इलाका है, इस इलाके में जो भी व्यक्ति रहता है वही जनसंख्या घनत्व है। यानी एक वर्ग किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा इलाके में जितने लोग निवास करते हैं वो वहां का जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर पर ही निकाला जाता है। अब जनसंख्या घनत्व को हम व्यक्ति भूमि अनुपात भी कहते हैं। अब इससे पता लग जाएगा ना कि एक व्यक्ति पर कितना जमीन उमीन भी है। व्यक्ति भूमि अनुपात भी कहते हैं, मैन लैंड रेशियो भी कहा जाता है इसको। तो दो नाम, जनसंख्या घनत्व कहिए, पॉपुलेशन डेंसिटी कहिए, या व्यक्ति भूमि अनुपात मैन लैंड रेशियो कहिए, दोनों बात एक ही है। अब जनसंख्या घनत्व का एक सिंपल सा सूत्र है, नंबर ऑफ पीपल एंड लैंड एरिया। नंबर ऑफ पीपल बटा लैंड एरिया, यानी कि टोटल जनसंख्या बटे टोटल एरिया, या टोटल पॉपुलेशन बटा टोटल एरिया। जितना जनसंख्या है, अगर जनसंख्या 100 है और लैंड एरिया 20 है तो 20 पाँचे 100, ये 5 जो आएगा यही जनसंख्या घनत्व आएगा। तो जनसंख्या घनत्व में सिंपल सा काम करना है। जैसे भारत का जनसंख्या घनत्व है तो टोटल भारत का जो जनसंख्या है 1 अरब 21 करोड़ समथिंग, और बटा में
टोटल भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हम लोग बोलते हैं, तो उससे आप भाग दे दीजिए। या बिहार का आप जनसंख्या गणो तो 10 करोड़ से ऊपर है, बिहार का जनसंख्या जो है 10 करोड़ से ऊपर है, तो 10 करोड़ से ऊपर का जो जनसंख्या है बिहार का वो ऊपर लिखिए, इसमें लिखिए। और बिहार का जो एरिया है, बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,000 के करीब या 9400 के करीब, कुछ इसी के आसपास है, उसको आप नीचे लिखिए, इससे इसमें भागा दीजिए, जो भी निकलेगा वही होगा जनसंख्या घनत्व। तो लैंड एरिया, लैंड डेंसिटी या पॉपुलेशन डेंसिटी का सूत्र होता है टोटल पॉपुलेशन बटा टोटल एरिया, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। इस सिंपल से सूत्र के साथ आप जनसंख्या घनत्व को निकाल सकते हैं। अब आपको चूंकि विश्व का जनसंख्या घनत्व पढ़ना है, इसलिए आप यहां ध्यान दीजिए। विश्व, वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी, विश्व जनसंख्या घनत्व क्या है? विश्व जनसंख्या घनत्व है 14.7 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि विश्व के पूरे क्षेत्रफल के 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 14.7, लगभग मान लीजिए 15 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रहता है। 1 वर्ग किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा। इस इलाके में लगभग 15 व्यक्ति रहते हैं। निकाला कैसे हमने इसको? तो टोटल पॉपुलेशन लगभग 7.7 अरब भारत विश्व की जनसंख्या है, तो 7 यानी कि 7 अरब 50 करोड़ हमने मान लिया लगभग इसी के। और ये भारत का टोटल एरिया इंक्लूडिंग लैंड एंड वाटर, पानी और जमीन दोनों को इंक्लूड करके एरिया हमने निकाला ये, और इससे इसमें भागा दे दिया, यानी कि टोटल एरिया से टोटल विश्व के पॉपुलेशन से भाग दिया, तो 14.7 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आया। इसको आप लगभग 15 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर विश्व का जनसंख्या घनत्व मान सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, विश्व का जनसंख्या हमने पहले भी बताया कि कहीं ज्यादा कहीं कम है। विश्व के जनसंख्या घनत्व के हिसाब से अगर देखें आप, तो 3-4 देश ऐसे हैं जो टॉप पे हैं, 3-4 देश ऐसे हैं जो टॉप पे हैं। अब ये देश या तो आप देखेंगे बहुत छोटे हैं और इनके पास व्यवस्थाएं, संसाधन अच्छी खासी है, इसके कारण यहाँ पर पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ा हुआ है। आप देखिए मकाओ को, मकाओ इस देश को आप विश्व के नक्शे पर ढूंढें, देखें, वहां की जो जनसंख्या घनत्व है वो 21,055 है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर लंबा, 1 वर्ग किलोमीटर इलाके में, मतलब 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़े इलाके में 21,055 लोग रह रहा है। कितना ठूस ठूस के, कितना कोचा कोची करके रह रहा है सब, है मकाओ में। विश्व का नंबर 1 पॉपुलेशन डेंसिटी में रहने वाला देश है। 21,055 लोग। जरा इलाका देखिए कितना लंबा चौड़ा है, 21 किलोमीटर है इसकी लंबाई चौड़ाई, 21 किलोमीटर के करीब। तो छोटा कंट्री है, इस कारण छोटा कंट्री है, संसाधन वगैरह खूब है, छोटा कंट्री है, व्यवस्थाएं खूब डेवलप हो गई, आर्थिक भू आकृतिक ये सब व्यवस्थाएं इनके पास खूब मिल गई हैं, इस कारण यहाँ पर जनसंख्या का जो प्रेशर है बहुत ज्यादा है। मकाओ के बाद दूसरे नंबर पे जो है मोनाको। मोनाको ये भी एक छोटा सा देश है, मात्र 2 किलोमीटर का, 19,150 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहता है। उसके बाद थर्ड स्थान पे है सिंगापुर। सिंगापुर आप देख रहे हैं, सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में आपको मिल जाएगा। सिंगापुर में 8,109 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है, टोटल इलाका इसका 710 किलोमीटर का है। अब आप उसके बाद हांगकांग को देखिए, ये चौथे नंबर पे है हांगकांग, ये भी बहुत डेवलप इलाका, 6,677, बाप रे, हांगकांग 6,677 किलोमीटर, 6,677 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ रहता है लोग, 1104 किलोमीटर इसकी लंबाई चौड़ाई है। तो इस तरह से नंबर 1 जनसंख्या घनत्व के मामले में मकाओ, 2 मोनाको, 3 सिंगापुर और 4 हांगकांग, ये 4 वो देश है जो जनसंख्या घनत्व के मामले में
1, 2, 3, 4 नंबर पे विराजमान हैं। अब हमको तो पता नहीं लगता मकाओ में कैसे लोग रहता होगा। 1155 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में, मतलब कैसे सोता होगा सब। हमको लगता है 10 मंजिला 20 मंजिला रखता होगा मकान, और सब चूहदानी में रहता होगा, सब ऊपर नीचे सब भरल होगा। खैर, अब बात आती है कि भाई विश्व स्तर पर देखा जाए तो उच्च जनसंख्या घनत्व का इलाका कौन सा है। देखिए, विश्व के जनसंख्या घनत्व के वितरण को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। सबसे पहले देखेंगे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस किस इलाके में है, उसके बाद मध्यम जनसंख्या घनत्व किस किस इलाके में है, और सबसे लोएस्ट जनसंख्या घनत्व किस किस इलाके में है। तो सबसे हाईएस्ट जनसंख्या घनत्व किस इलाके में है, वो 3 नाम हैं। यहां से परीक्षा में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आया हुआ है। उच्च जनसंख्या घनत्व वाले विश्व में क्षेत्र कौन सा है। पहला क्षेत्र जो है अपने महादेश का ही है, दक्षिण पूरब और पूर्व एशिया। दक्षिण पूरब और पूर्वी एशिया, बिल्कुल वो वाला इलाका जो है एशिया महादेश के बिल्कुल वो वाला पूरब वाला जो इलाका है, दक्षिण पूरब वाला जो इलाका है, वो इलाका जो है जनसंख्या घनत्व के मामले में बहुत आगे है, और वहां जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आप लाल वाला देख रहे होंगे मैप में, लाल वाला जो इलाका आपको दिख रहा होगा भारत से इधर साइड में, या भारत भी उसमें इंक्लूडेड है, वो इलाका विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाला इलाका है। दूसरा जो है मध्यवर्ती तथा उत्तर पूर्वी यूरोप, मध्यवर्ती यूरोप महादेश के बीच का इलाका और उत्तर और पश्चिम का जो यूरोपीय इलाका है, उसमें भी जनसंख्या घनत्व ज्यादा देखने को मिलता है। अब आते हैं जरा यूएसए, सबसे विश्व में विकसित देश, यहाँ भी जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, लेकिन कौन इलाका में है, तो यहाँ है उत्तर पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। बिल्कुल, आप अगर अमेरिका को देखेंगे तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर अमेरिका महादेश यहाँ है तो ये वाला इलाका, खास करके वो इलाका जो 5 झील हैं, होकाइडो, हॉन्शू, शिकागो, क्यूशू, और इसको जोड़ने वाली जो नदी है शायद सेंट लॉरेंस नदी, ये पूरा इलाका जो है वो उच्च जनसंख्या घनत्व वाला है यूएसए में। और उसी से लगा हुआ है बिल्कुल कनाडा, ऊपर में कनाडा, वो भी इलाका, कनाडा का जो पूर्वी इलाका है, बिल्कुल उसी 5 झील 5 लेक्स से लगा हुआ, वो इलाका भी बहुत ज्यादा जनसंख्या घनत्व रखता है। अब कारण वही सब है, आर्थिक कारण है बहुत ज्यादा, उसके साथ साथ कुछ सामाजिक सांस्कृतिक कारण भी है। तो इसके कारण इस इलाके में, विश्व में जो ये इलाका है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। मध्यम जनसंख्या घनत्व का जो इलाका है वो आपको दक्षिणी अमेरिका के बहुत सारे देशों में, उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे देशों में, और अफ्रीकन कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ मध्यम जनसंख्या घनत्व है। जबकि लो जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपको मिलेगा आपको अमेरिका महादेश, उत्तरी अमेरिका महादेश के कनाडा से ऊपर वाला इलाका जो है, जो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है, या कनाडा का वो इलाका जो पूरी तरफ से बर्फ से ढका हुआ है, अलास्का का इलाका है। दक्षिणी अमेरिका में अटाकामा जो मरुस्थल है, वो इलाका जो है, या बिल्कुल ब्राजील के आसपास का जो इलाका है, जो अमेजन बेसिन का इलाका है, वो इलाके में जनसंख्या घनत्व तो बहुत ही कम देखने को मिलेगा। अफ्रीका महादेश को अगर देखें तो आप सहारा और कालाहारी का इलाका में बहुत कम जनसंख्या देखने को मिलेगा। यूरोप महादेश में बिल्कुल नॉर्वे, स्वीडन के ऊपरी इलाका यानी कि ध्रुवीय इलाका जो है, वहां जनसंख्या घनत्व तो कम देखने को मिलेगा। एशिया महादेश में भी ध्रुवीय इलाका जो साइबेरिया है, रूस का क्षेत्र, उस इलाके में जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम देखने को मिलता है। साथ ही जहां पर मरुस्थल होगा, जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगा, जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, उन इलाकों में विश्व में जनसंख्या का घनत्व तो बहुत ही लो, बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपने विश्व के जनसंख्या घनत्व को, हमको लगता है, समझ लिए होंगे। नोट्स, इससे क्वेश्चन कैसे आएगा, विश्व जनसंख्या घनत्व को बताएं, 2 नंबर का क्वेश्चन, या विश्व जनसंख्या घनत्व के मामले में नंबर 1 स्थान पे कौन सा देश है, कौन सा देश है, मकाओ। उसके बाद दे देगा कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है उच्च जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र है, 1, 2, 3, और इसमें से फिर चौथा लिख देगा इनमें से सभी। तो आप 1 नंबर पे मारेंगे उच्च जनसंख्या घनत्व, ये यही है 3 जो है, आप याद रखिए उच्च जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र है। आपको ऑप्शन 4 दे देगा और उसमें से, इसमें से उठा के 1 दे देगा और पूछेगा कि विश्व में उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है।
तो ये 3 आप याद रखिएगा। और उसके बाद हाँ, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है कि जनसंख्या घनत्व का सूत्र बताएं, या जनसंख्या घनत्व को कैसे निकाला जाता है, या जनसंख्या घनत्व को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। यही सारा क्वेश्चन इसी तरीके से आया हुआ है विगत परीक्षाओं में। हालांकि लास्ट में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि पहले अध्याय में भी मैंने लास्ट वीडियो 4था नंबर जो वीडियो है उसमें बताया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में, यानी कि पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 में आगे की चीजों को हम पढ़ेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।